हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर ब्राइटर माइंड्स यूट्यूब चैनल। क्या हमने कभी ऐसा सुना है कि कोई फाइनेंस कंपनी है जिसका एनपीए जो है वो 0% के आसपास है, या फिर कोई ऐसी कंपनी जहाँ पे एसेट लाइबिलिटी मिसमैच का प्रॉब्लम ना हो किसी फाइनेंस कंपनी के अंदर में। ये सारी कॉमन प्रॉब्लम्स कई फाइनेंस कंपनियों के साथ होती है, बट एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे एनपीए भी 0 है और एसेट लाइबिलिटी मिसमैच का भी प्रॉब्लम नहीं है, लगभग नील है वो। तो आज हम वैसी ही एक कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम आईआरएफसी के बारे में डिस्कस करेंगे, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में। आइए समझते हैं इस कंपनी के बिज़नेस को। पहले कंपनी का बिज़नेस जो है वो रेलवे की कैपिटल जो फाइनेंसिंग है उसको, कैपेक्स को फंड करना है। बेसिकली ये रेलवे के बिहाफ पे सारी उनकी फाइनेंसिंग को फंडिंग करते हैं, और इनका चूँकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को फंड करते हैं तो उस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक तरीके से सोवरिन रेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके ऊपर आता है, तो इनकी एनपीएस जो है वो लगभग 0 है। और इस कंपनी का जो मेन काम है वो रेलवे की जो रोलिंग स्टॉक्स होती हैं, जैसे वैगन कोचेज़ वगैरह हो गए, उनके जो उनकी फाइनेंसिंग का है, फिर उनके प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग का है। तो ओवरऑल मेजरली जो इनका एयूएम है वो रेलवे से ही आता है, और उस सेक्टर के अंदर में इनकी एक मोनोपोली भी है। और चूँकि रेलवे इनका मेजर क्लाइंट है तो क्रेडिट रेटिंग की कभी प्रॉब्लम नहीं आती। कंपनी के अपने सारे एसेट्स और जो हैं उनकी वैल्यू काफ़ी हाई होती है। ये बेसिकली सारी रेवेन्यू भी वहीं से लगभग जनरेट करते हैं। तो अगर हम इनका एयूएम देखें तो तकरीबन 4.3 लाख करोड़ का इनका टोटल एयूएम है, और ये कॉस्ट प्लस बेसिस पे काम करते हैं, और तकरीबन 35 टू 40 बिप्स का जो स्प्रेड है वो उसके ऊपर लेते हैं सारी चीज़ें। अगर हम इनके मार्जिन की बात करें तो 1.5% के आसपास का इनका निम है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। और प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो बहुत ही हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी है। लगभग नील कॉस्ट के आसपास काम करते हैं ये। इनकी रेवेन्यू जो है वो 20,000 करोड़ के आसपास की FY22 में रही थी, और 30% प्रॉफिट मार्जिन के साथ ही काम करते हैं। तो 6,000 करोड़ के आसपास की इनकी प्रॉफिट है। और डिविडेंड यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो काफ़ी अच्छी डिविडेंड भी बांटती है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकी मेजर जो है वो शेयर होल्डिंग रखती है 86% के आसपास। तो एक डिविडेंड का वहाँ पे एक अच्छा स्कोप रहता है। थोड़ा इसका एक ड्रॉबैक भी है कि बीच में ओएफएस वगैरह के भी थोड़े ओवरहैंग लोगों के माइंड में आती है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है। बट ओवरऑल काफ़ी अच्छी कंपनी है। एनपीएस की प्रॉब्लम नहीं है, एसेट लाइबिलिटी मिसमैच की प्रॉब्लम नहीं है। रेलवे की फाइनेंसिंग हम सभी जानते हैं कि रेलवे के अंदर में काफ़ी कैपेक्स हो रहा है, तो उसको लेके एयूएम के अंदर में भी कोई फाइनेंसिंग नहीं है। अगर हम इनके गियरिंग की बात करें तो गियरिंग भी काफ़ी सेंसिबल लेवल पे है। 8 to 9x का गियरिंग रहता है इनका। इसको ये बढ़ा भी सकते हैं, लिवरेज आउट कर सकते हैं चीज़ों को। उसकी वजह से इनका जो आरओई है वो 14% के अराउंड आता है। पीछे अगर हम देखें तो थोड़ी रिवीजन होती है इनके एनुअल रिपोर्ट्स में पॉइंट ऑफ व्यू से आरओई को ठीक करने के लिए। वो एक थोड़ा सा रिस्क रहता है इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के अंदर में आरओई के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट ओवरऑल जो है ये कंपनी काफ़ी अच्छे अपने पोटेंशियल के हिसाब से रखती है। ये हम सभी जानते हैं कि जनवरी 2021 में इसका आईपीओ आया था, तकरीबन 26 रुपीज़ के आसपास इसका आईपीओ आया था। और अभी भी ये कंपनी वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ग्रोथ पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रही है। अगर हम इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो इंडस्ट्री ये रेलवे, बेसिकली रेलवे के कैपेक्स की फाइनेंसिंग होती है इसकी। तो सारा का सारा रेलवे से डिपेंडेंसी है इनकी, और इनको जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वो नॉमिनेशन बेसिस पे होता है। नॉमिनेशन बेसिस का मतलब ये होता है कि डायरेक्टली गवर्नमेंट इनको नॉमिनेट कर देती है वो प्रोजेक्ट्स के लिए। यहाँ पे कोई ऑक्शन नहीं होता और ना ही टेंडरिंग प्रोसेस होती है उस तरीके की। तो ऑब्वियसली इनके प्रोजेक्ट्स को लेके कोई डाउट नहीं रहता, इनके ऑर्डर बुक का कोई डाउट नहीं रहता, और इनके एग्जीक्यूशन का भी जो सारी चीज़ें हैं फाइनेंसिंग का वो ठीक चलता है इनका। तो रेलवे इंडस्ट्री के बारे में कैपेक्स जो है हम सभी जानते हैं कि 2014 में जो कैपेक्स था उससे 5x कैपेक्स हम 2022 में हमने देखा, रेलवे बजट के में आया था वो। तकरीबन 45,000 करोड़ का तब बजट हुआ करता था रेलवे कैपेक्स का। अभी वो 2.15 लाख करोड़ का बजट रेलवे कैपेक्स के अंदर में है। हम सभी जानते हैं कि हम बजट सीज़न में भी जा रहे हैं, तो रेलवे को लेके एक थोड़ा सा एंथुजियाज्म बना रहता है। रेलवे के आगे के प्लान्स भी काफ़ी हैं, जैसे अगर हम गति शक्ति की बात करें तो तकरीबन 100 कार्गो टर्मिनल्स खोलने के प्लान्स हैं, तो वो भी इसके ईवीएम को एक बूस्ट देगा आने वाले टाइम्स में। और अगर हम नीति आयोग की माने तो आगे आने वाले 2030 तक जो है 10 ईयर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेलवे कैपेक्स होने का प्लान्स है। वंदे भारत का भी हमने देखा कि गवर्नमेंट का अपना जो
प्लान है वो तकरीबन 475 वंदे भारत को लॉन्च करने का है टिल 2025। तो AUM को लेके कोई डाउट नहीं है, गियरिंग कंपनी बढ़ा सकती है अपने, और वहाँ पे अपने AUMs को डबल करने का स्कोप इनके पास रहता है, जो अभी 4.3 लाख करोड़ पे है। क्योंकि अगर हम क्यूमुलेटिवली देखें तो 5 सालों का जो कैपेक्स है, अगर उसका 30% 40% भी ये फाइनेंस करते हैं तो तकरीबन इनका AUM यहाँ से डबल होने के चांसेस रहते हैं। एक स्ट्रक्चरल प्ले है, बिकॉज रेलवे का जो आगे आने वाले सालों में जो कैपेक्स है वो काफ़ी आउटलाइंड, काफ़ी क्लियर तरीके से आउटलाइंड है, और वहाँ पे इनके बिजनेस फाइनेंशियल्स को काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो क्या ये कंपनी अभी भी वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अट्रैक्टिवली प्लेस्ड है? एक हम सभी जानते हैं कि एक रैली हुई है स्टॉक के अंदर में। ओवरऑल रेलवे के सारे स्टॉक्स के अंदर में एक रैली हुई है अहेड ऑफ द बजट, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम एवरी ईयर हम देखते हैं। बजट का सीज़न में हम एंटर कर चुके हैं। वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी भी ये 0.98x के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है एक ऐसी कंपनी के लिए जहाँ पे उनके लोन बुक की विजिबिलिटी बहुत क्लियर है। रेलवे के आने वाले कैपेक्स जो 10 ईयर्स के अंदर में होंगे, इनके लोन बुक को AUM को 2x का जंप मिल सकता है। इनकी ROE जो करेंटली 14.5% के आसपास है वो बिल्ड हो सकती है, वो बढ़ सकती है। 1.5% का ROA है, नील इनके NPAs है, इनकी NIM 1.5% के आसपास है। और ग्रोथ अगर हम पास्ट ईयर्स का भी देखें तो लास्ट 3 ईयर्स का 35% का प्रॉफिट ग्रोथ है। किसी भी दूसरे NBFC से बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं, मोनोपोली है, इनके क्रेडिट रेटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत क्लीन स्ट्रक्चर है, कॉस्ट बहुत कम है, काफ़ी लो कॉस्ट पे काम करते हैं, बहुत फ्यू एम्प्लॉयज़ हैं इसके। 4.5% का डिविडेंड यील्ड भी आपको ऑफ़र करती है, जब तक फर्दर री रेटिंग नहीं होती आपको डिविडेंड यील्ड्स वहाँ पे मिलता रहता है। तो अट्रैक्टिवली प्लेस्ड है वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस लेवल पे भी वो 20-30% का अपसाइड दिखता है इस स्टॉक के अंदर में। तो ये कंपनी अभी भी एक वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव लेवल पे है। ओवरऑल आज का हमारा जो वीडियो था वो IRFC के एक पूरे एनालिसिस को लेकर था। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो डू लाइक सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट कि आपको रियल टाइम जितने भी अपडेट्स होते हैं वो मिल सके। एंड नई कंपनियों के ऊपर अगर आप कवरेज चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, विल कवर दोज कंपनीज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।